नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मूल अधिकारों की, क्योंकि यह ऐसा चैप्टर है जहां से यूपीएससी लगभग हर साल प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ रही है। पीसीएस एग्जाम्स में भी लगातार प्रश्न आ रहे हैं। ये आपके ऊपर है कि आप इसे कितनी जल्दी तैयार करते हैं। देखिए, दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर यूपीएससी की बात करें तो 2021 का ही एग्जाम्पल लीजिए। 2021 में यूपीएससी ने पूछा कि आर्टिकल 21 का संबंध किससे है। सिंपल सा था। अलग तरह का प्रश्न आता है जो समझदारी की डिमांड करता है। जैसे सिंपल 2019 में पूछ लिया था यूपीएससी ने कि मूल अधिकार क्यों जरूरी है। इस तरह का प्रश्न था। समझ के आधार पर आप इसका उत्तर दे सकते थे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी तथ्य हैं, कौन सी बातें हैं जिनको ध्यान में रखना है, अभी याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं, आगे भी आ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हमारे संविधान में मूल अधिकार दिए गए हैं, तो कहाँ दिए गए हैं। संविधान को कई भागों में बांट के लिखा गया है। ठीक है, कह सकते हैं मोटे तौर पे चैप्टर्स हैं। ठीक, उसमें जो भाग 3 है वहाँ पे मूल अधिकारों की बात है। 2018 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, इसी तरह का प्रश्न था। आपको कभी कभी लग सकता है कि प्रश्न कंसेप्चुअल है, लेकिन उसमें तथ्य छिपे छिपे यूपीएससी पूछ लेती है बड़ी स्मार्ट तरीके से। अगर आपको पता नहीं है तो आप उत्तर नहीं दे पाएंगे या गलत कर देंगे। तो आप ऐसा करिए, आपके पास किताब है, संविधान के जो भाग हैं उन्हें याद कर जाइए, रट जाइए। बहुत काम के हैं वो, क्योंकि उसके आधार पर जो समझ बनेगी ना, हो सकता है कि डायरेक्ट प्रश्न ना आए, लेकिन उस समझ के आधार पर आप कई प्रश्नों का हल निकाल सकते हैं। तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मूल अधिकारों की व्यवस्था है। आपको पता है कि संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। इसके बारे में हमने यहाँ बात नहीं की है, लेकिन अलग इसके पहले संविधान संशोधन में हमने बात की थी। तो आर्टिकल 31 को हटा दिया गया। बाकी जो है 35 तक में कुछ और बातें हैं, लेकिन हम जो बात करेंगे यहाँ पे अनुच्छेद 14 से लेकर के 32 तक, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है जी। बाकी जो आगे पीछे के हैं उनको भी आप एक बार कम से कम देख ही लें। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि संविधान के भाग 3 में 12 से 35 तक में मूल अधिकारों की बात है। आगे जो ध्यान देने वाली बात है कि जो भाग 3 है उसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस तरह का प्रश्न यूपीएससी पहले कभी पूछा करती थी, अब नहीं आता, लेकिन स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो बस इतना याद करिए, इसके बारे में ज़्यादा नहीं जाके बढ़ना। जो मेन बात है ना वो ये है, अक्सर आपने ये प्रश्न देखा होगा, पीसीएस में भी यूपीएससी ने भी पूछा है कि जो मूल अधिकार है उसकी गारंटी कौन ले रहा है। मतलब कौन इसकी गारंटी लेता है कि भाई हाँ, हम मूल अधिकारों को लागू कराएंगे। ये प्रश्न आता है और आप कंफ्यूज हो सकते हैं अगर आपने नहीं ठीक से पढ़ा है। उच्चतम न्यायालय द्वारा मूल अधिकारों की सुरक्षा और गारंटी दी जाती है। अब देखिए, यहाँ एक चीज़ समझने वाली बात है कि किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ तो वो हाई कोर्ट भी जा सकता है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि अगर वो हाई कोर्ट नहीं जाना चाहता तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अदरवाइज़ अलग अलग ऐसे मामले हैं जिनके लिए ज़रूरी होता है कि पहले आप हाई कोर्ट में जाइए, वहाँ से फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन यहाँ आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर ऑप्शन में दे दे कि कौन इसकी गारंटी ले रहा है, सुरक्षा कौन प्रदान करता है, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उच्चतम न्यायालय, कि अगर मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ तो आप सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। ये कुछ पॉइंट वाइज चीज़ें हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इनको हम कवर करेंगे, फिर आर्टिकल पे आते हैं। ठीक, आगे देखिए। यहाँ भी अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, गलतियाँ हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि मूल अधिकारों में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। हालांकि पढ़ लिया है कि भाई संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया तो समझ में आ जाता है, लेकिन फिर भी एक जगह लिखा गया है कि अगर कोई कानून मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है तो उस सीमा तक वो शून्य हो जाएगा जिस सीमा तक मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मूल अधिकार अस्थायी हैं, उनको कम नहीं किया जा सकता, हटाया नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है। मूल अधिकारों में संसद कटौती कर सकती है। कौन? संसद। यहाँ से प्रश्न बने हैं, किस संस्था के द्वारा मूल अधिकारों में फेरबदल या कटौती की जा सकती है? वो संस्था है संसद। ठीक, लेकिन बिना जो संविधान का मूल ढांचा है उसको प्रभावित किए, संविधान के मूल ढांचे को ध्यान में रखते हुए मूल अधिकारों में बदलाव किए जा सकते हैं। मैंने बताया मेंस वाली वीडियो में, आप देखिए जा करके, शायद उसकी वीडियो आई है या आने वाली है, आ गई है मेरे ख्याल से। तो उसमें मैंने बताया है कि ये मूल ढांचा जो है उसकी क्या कहते हैं, केशवानंद भारती के वाद से आया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम बताएंगे कि मूल ढांचा क्या है।
तो मूल ढांचा नहीं बदलना चाहिए, बाकी आप मूल अधिकारों में बदलाव कर सकते हैं। कौन करेगा? संसद करेगी। आगे, अगर मूल अधिकार में कटौती करनी है, बदलाव करना है, तो उसकी प्रक्रिया है। आपको पता है ना कि कई तरह के विधेयक आते हैं जिससे कानून बनता है, ठीक है। उसमें एक संविधान संशोधन विधेयक होता है, एक धन विधेयक होता है, एक साधारण विधेयक होता है। तो धन विधेयक तो फिलहाल अलग हो गया, लेकिन अगर मूल अधिकारों में बदलाव करना है, कटौती करना है, तो वो जो विधेयक आएगा वो संविधान संशोधन विधेयक होना चाहिए। फिर वो अधिनियम बनेगा, तब जाके मूल अधिकारों में बदलाव किया जा सकता है। साधारण विधेयक से नहीं। यूपीएससी यहाँ खेल जाएगी, ध्यान रखिएगा। साधारण विधेयक नहीं, संविधान संशोधन विधेयक। आगे अब बात करते हैं, अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, इसके बारे में हमने बात की है। राष्ट्रीय आपात अगर लगा हुआ है तो उस समय क्या होगा कि अनुच्छेद 20 में जो मूल अधिकार दिए गए हैं, अनुच्छेद 20 में, अभी हम आगे देखेंगे, और अनुच्छेद 21 में जो दिए गए हैं, इनको छोड़कर बाकी अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। मतलब ये हुआ कि जैसे अभी हमने कहा कि इनका उल्लंघन हुआ तो अब सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन अगर निलंबन हो गया उनका तो अब सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन आर्टिकल 20 का उल्लंघन हो गया, आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो गया, तो किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, चाहे साधारण स्थिति है, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एक और चीज़, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 15 है, अभी देख रहे हैं, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, इन आर्टिकल्स में जो अधिकार दिए गए हैं वो सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं, इसे रट लीजिए। बाकी जो अधिकार हैं वो विदेशी नागरिकों को भी दिए गए हैं, विदेशी लोगों को भी दिए गए हैं, ठीक है। और अपने यहाँ के लोगों के जो नागरिक हैं उनको तो है ही। ये भी पूछा जाता है, इसका ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो मूल अधिकार हैं, 6 मूल अधिकार हैं, इनको हम देख लेते हैं आर्टिकल वाइज, क्योंकि अगर आपने आर्टिकल नहीं याद किया है तो आपको बड़ी दिक्कत होने वाली है, यूपीएससी के लिए भी और यूपीपीसीएस में भी। तो इसलिए आप इन आर्टिकल्स को याद करें, और इसका सबसे सरल तरीका है कि आप कोई ट्रिक बनाएं। मैंने एक वीडियो बनाया था कि ट्रिक कैसे बनाया जाता है, उसे आप देखिए, समझिए, और अपने तरीके से कोई ट्रिक बना के इसे याद कर लीजिए, क्योंकि इनके बिना काम नहीं चलने वाला। जो पहला अधिकार है वो क्या है? समता का अधिकार है। और ये कहाँ से कहाँ तक है? 14 से 18। यहीं से एक प्रश्न बन जाता है कि समता का अधिकार, मान लीजिए कि कह दे कि समता का अधिकार संबंधित है, और नीचे 4 लाइनें दी गई हैं, उनमें से 3 लाइनें ऐसी हैं जो आगे हमने अभी देखेंगे, और एक लाइन ऐसी है जो स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आ जाएगी। मान लेते हैं कि अभिव्यक्ति की बात हो जाए, वो तो स्वतंत्रता का अधिकार है, और ये समता का अधिकार है। तो आपको आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक याद होना चाहिए कि किस आर्टिकल में क्या है। जैसे अनुच्छेद 14 क्या है? विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। क्या मतलब है इसका? सीधी सी बात है, एक लाइन में कहें तो कानून के सामने हर कोई बराबर है। समझ रहे हैं? कानून के सामने किसी के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते। हालांकि अपवाद देखिए, इसमें कुछ विशेष छूट मिली होती है, जो बड़े जैसे राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन मोटे तौर पे मूल अधिकारों में क्या बात कही गई है कि विधि के सामने हर कोई समान है। इसे सिर्फ इतना ही याद रखिए, ज़्यादा आगे पीछे नहीं सोचना, क्योंकि इससे और गहराई में जाएंगे तो अलग तरह की बातें हैं जो कि मैं अलग से एक टॉपिक कवर करूँगा। लेकिन 14, आर्टिकल 14 किससे संबंधित है? समानता में, विधियों के सामने सबकी बराबरी की बात करता है। ठीक, आगे देखिए, अनुच्छेद 15 क्या कहता है? कुछ आधार दिए गए हैं, यहाँ से प्रश्न आते हैं, ध्यान से देखिएगा। धर्म, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर आप जो है किसी के साथ विभेद नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते। ये अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति का धर्म अलग है या लिंग अलग है, इसके आधार पे आप कहते हैं कि आपको ये सुविधा मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपके साथ ये बात होगी या नहीं होगी, ये आप नहीं कर सकते। उसका प्रतिषेध किया गया है, किसमें? आर्टिकल 15 में। ये चीज़ ध्यान रखिए। आगे अनुच्छेद 16, इसमें क्या है? लोक नियोजन में, यानी कि बेसिकली सरकारी नौकरी में, इससे संबंधित जो विषय है उसमें अवसर की समानता होनी चाहिए। अवसर की समानता का मतलब ये है कि हर किसी को मौका मिले। अभी देखिए, जो आरक्षण की बात है ना, आरक्षण दिया जाता है, वो इसी से प्रेरित है
कि आप हर किसी को कैसे सरकारी नौकरी में लेके आ सकते हैं। कुछ लोग शिक्षा और बाकी हर मामले में आगे हैं, कुछ लोग पीछे हुए हैं, तो उन्हें लाने के लिए, बराबरी में लाने के लिए कुछ सीटें तो उनके लिए रिजर्व रखनी पड़ेगी ना। तो आरक्षण का कंसेप्ट आता है, ये अनुच्छेद 16 में है। अनुच्छेद 16 से प्रश्न कई तरह से घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, इन्हें याद रखिएगा, ये चीज़ ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं, इसी समता के अधिकार में अनुच्छेद 17 है और कहा गया है कि हर प्रकार से अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। आप किसी भी रूप में अस्पृश्यता का आचरण नहीं कर सकते। इसमें कई बातें हैं, जैसे कि आप कुछ शब्द ऐसे हैं जो अस्पृश्यता को दिखाते हैं, उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते, और किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। छुआछूत की अगर परंपरा कहीं देखी गई तो उस पर जो है कार्रवाई हो सकती है, उसे निषिद्ध किया गया है और इसके लिए अलग से कानून भी बनाए गए हैं। एमपीपीसीएस में इस कानून से बड़े प्रश्न आते हैं, समझ रहे हैं। तो उसको आप ध्यान रखिए कि अस्पृश्यता का अंत किसमें किया गया है, अनुच्छेद 17 में बेसिकली। आगे बढ़ते हैं, अब इसमें ये 18वां, उपाधियाँ मिलती हैं। पहले क्या होता था कि बहुत महाराजा धीराज इस टाइप के कई तरह के उपाधियाँ, मतलब उपाधियाँ मिलती थी लोगों को। संविधान बनने के बाद सबको ख़त्म कर दिया गया। कहा गया कि भाई ऐसा है कि सरकार अगर कोई उपाधि दे रही है तब तो ठीक है, अदरवाइज़ आप अपनी तरफ से कोई उपाधि लेकर नहीं घूमेंगे, ठीक है। जैसे मान लेते कि सेना में कई तरह की उपाधियाँ मिलती हैं। आप देखिए, विद्या से संबंधित कुछ लोग जैसे पद्म भूषण इस तरह के पुरस्कार पाते हैं। तो ये जो सम्मान है ये तो ठीक है, लेकिन इनके अलावा कोई सम्मान आप नहीं अर्जित कर सकते। ये समानता की बात है ना, नहीं तो फिर अपने अपने हिसाब से भाई कि हम ये हैं, फलाना है, ढिमका है, ऐसे नहीं। तो समानता की भावना बढ़ाने के लिए ये किया गया है कि भाई सरकार अगर किसी को विशेष उपाधि दे रही है उनकी उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए तो वो ठीक है, अदरवाइज सब समान है, कोई उपाधि लेकर नहीं घूमेगा। अब बात करते हैं दूसरे अधिकार की, और दूसरा अधिकार कौन सा है, स्वतंत्रता का अधिकार है। यहाँ भी प्रश्न यहीं से बन जाता है कि स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ पे है। अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक देखिए। 19 में क्या है, 6 अधिकार हैं स्वतंत्रता में, और ये 6 अधिकारों पे बार बार प्रश्न पूछे गए हैं, ध्यान से देखिएगा। एक है कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी कि आप भाषण दे सकते हैं, अपने आप को लिख करके, बोल करके, कैसे भी चित्र बना के अभिव्यक्त कर सकते हैं, मूवी बना के, वीडियो बना के, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अपवाद हर जगह है। अब वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ऐसा नहीं है कि आप किसी को हिंसा करने के लिए भड़का दें, है ना, हथियार उठाओ, ऐसा कुछ नहीं, ठीक। तो कुछ आधार हैं जिसके आधार पे रोक लगाई जा सकती है, लेकिन बेसिकली मूल अधिकारों में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में है। सम्मेलन की स्वतंत्रता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, संचरण की यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने की स्वतंत्रता है, आप निवास कर सकते हैं भारत में, और वृत्ति का मतलब है कोई भी रोजगार आप हासिल कर सकते हैं। ये तो आपने पढ़ लिया। लेकिन यूपीएससी अगर पूछ दे कि आप, मान लेते हैं एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आप तय करना है कि आप ये कहाँ जाएगा। 2019 में पूछा गया था कि आप शादी करना चाहते हैं किसी से अपनी मर्जी से, ये किसके तहत आएगा, अनुच्छेद 19 में आएगा कि अनुच्छेद 21 में आएगा। 4 ऑप्शन थे। इसी तरह से जरूरी नहीं है कि मैं 19 के तहत ये बात कह रहा हूँ तो ये 19 के तहत ही आएगा। आप सोचिए, विचार करिए, हालांकि इसका आंसर तो आपके पास होगा ही, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो इस तरह से प्रश्न आते हैं। ये जो वाक, अभिव्यक्ति, सम्मेलन, इस तरह की बातें लिखी गई हैं ना, हो सकता है, होता ही है, इनसे अलग हट करके कोई बात आ जाए, सिंपल, ठीक है। तो इसे आप समझिए और इसके आधार पर दिमाग लगा के सोचिए। मैंने एक वीडियो बनाया था ना, अभ्यास, मन में आप अभ्यास करिए कि किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, बहुत काम का है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं तो ज़्यादा समय हो जाएगा, जल्दी जल्दी करते हैं। अनुच्छेद 20 में क्या है, बेसिकली अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ये आप आर्टिकल अच्छे से पढ़ें क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए कोई अपराध किया है किसी व्यक्ति ने, तो ऐसा नहीं कर सकते। 2 चीज़ें इसमें विशेष रूप से है कि पकड़ के पीट पीट के कहें कि कहो कि हमने खून किया है, ऐसा थोड़ी है। किसी व्यक्ति को आप ज़बरदस्ती अपने खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार नहीं कर सकते। ये दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। एक और चीज़ है कि किसी एक ही गलती के लिए आप बार बार सज़ा नहीं दे सकते कि एक बार चोरी किए, उसको जेल हो गई, फिर पकड़ के ये चोरी किए थे ना तुम पिछली बार, फिर सजा दिए, फिर किसी दिन मूड आया फिर पकड़ लिया, ऐसा थोड़ी होता है। एक बार जो है, एक सज़ा, मतलब एक गलती के लिए एक ही बार सज़ा आप दे सकते हैं, ठीक। एक और चीज़ इसमें शामिल है, आप इसे पढ़िएगा कि
मान लीजिए कि कोई क्राइम हुआ, तो अभी जो कानून बने हैं उसी के आधार पे आप उसे सज़ा दे सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने गलती की और उसके बाद जो है 2 साल बाद कोई कानून बना कि इस गलती की ये सज़ा है, तो फिर उसको वापस पकड़ के लेके आया। सज़ा तो मिल चुकी थी उस कानून के हिसाब से, फिर पकड़ के लेके आए, फिर सज़ा दिए। ऐसा नहीं करेंगे। इस आर्टिकल को आप अच्छे से पढ़ेंगे, ये बहुत काम का है। आगे अनुच्छेद 21 जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न खूब पूछे जा रहे हैं। अनुच्छेद 21 सीधा सीधा लिखा है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। ठीक है, यानी कि इसमें एक चीज़ है कि भाई कानून की प्रक्रिया का पालन करते हुए आप किसी को मृत्युदंड दे सकते हैं, लेकिन ऐसे ही नहीं, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है। ठीक, इसका संरक्षण होना चाहिए। अब प्रश्न इसमें सीधा सीधा ऐसे नहीं आता। अब मान लीजिए पूछ लिया कि पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार किस आर्टिकल के तहत रखेंगे। वो हमारे जीवन से जुड़ा है। अगर प्रदूषण ज़्यादा फैल जाएगा तो हमारी मृत्यु हो सकती है, तो आर्टिकल 21 में आ जाएगा। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप वहाँ तुरंत दिमाग लगाएंगे कि एग्ज़ाम में मतलब जिस तरह का ऑप्शन दिया गया है, और सोचेंगे कि किस में जा सकता है। अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19 दोनों मिलते जुलते हैं, कुछ चीज़ें मिलती जुलती हैं, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना। वहाँ दिमाग लगाना है, सोचना है कि किसका असर हमारे जीवन पे होता है और किसका असर वो जो 6 बातें लिखी गई हैं उस पर होता है। आप आसानी से गेस कर लेंगे और सही उत्तर पे पहुंच जाएंगे। इसी में संशोधन करके और अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। इसके बारे में हमने बात किया है संविधान संशोधन वाले वीडियो में, उससे आप जरूर देखिएगा। अनुच्छेद 21A प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है। सिंपल इतना है, मिलान वाले में आ जाए चाहे वैसे आप कर सकते हैं। ठीक, अनुच्छेद 22 क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। 2021 में एक क्वेश्चन आया था जिसका उत्तर आप इस आर्टिकल को समझ के दे सकते थे कि किसी व्यक्ति को कैसे आप गिरफ्तार करेंगे, गिरफ्तार व्यक्ति के क्या अधिकार हैं, कितने समय के अंदर गिरफ्तारी के अंदर मतलब आपने किसी को गिरफ्तार किया है तो कितने समय के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। लेकिन मोटे तौर पर सबसे पहली बात यही है कि अनुच्छेद 22 याद रखिए किससे संबंधित है। अनुच्छेद 22 और अनुच्छेद 20 इसमें भी कन्फ्यूजन होता है, इसे आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। वो जो 20 है वो दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है और ये गिरफ्तारी का मामला है। ठीक है, कि गिरफ्तार करके उसे आपने कंटेन कर लिया, उसका मतलब पकड़ के रख लिया है, उसके बारे में संरक्षण की बात हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ रहा है। अब तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में है। सीधा सीधा एक प्रश्न यहाँ से बन जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है जी, देख लेते हैं। सिंपल है, क्वेश्चन यहाँ से सीधा सीधा आता है। अनुच्छेद 23 जो है वो बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है। बलात् श्रम का मतलब जबरदस्ती किसी को पकड़ के आप श्रम नहीं करा सकते, या किसी से बेगार नहीं करा सकते कि आपने, तुम्हारे माता पिता ने कर्जा लिया था अब तुम भरो, हम पैसा नहीं देंगे, खाली खाना पीना देंगे। कुछ लोग तो वो भी नहीं करते। हमारे देश में अभी भी कई जगह ऐसी परंपराएं हैं, तो उसका प्रतिषेध किया गया है। ठीक है, एक और चीज़ है, अगला अनुच्छेद 24 देखिए, इसमें भी कन्फ्यूजन हो जाता है 23-24 में। कारखानों आदि में, आदमी नहीं, इसको मैं ठीक कर दूंगा, कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिषेध लगाया गया है कि बच्चों को आप कारखानों में नियोजित नहीं कर सकते, काम नहीं करा सकते। ठीक है, ये अनुच्छेद 24 है। आगे बढ़ते हैं। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यहाँ से प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। आर्टिकल देख लीजिए, अनुच्छेद 25 और 28, सॉरी 25 से 28, 25, 26, 27, 28, 4 आर्टिकल्स हैं। पहला अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। इसका मतलब क्या है कि आप अंदर से अपने मन में जिस भी भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को, जिसे भी मानते हैं मानिए, अपने तरीके से अपने धर्म का आचरण करिए, उसका प्रचार करिए, सब ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें किसी को ज़बरदस्ती अपने धर्म में बदलवा लेना, मतलब परिवर्तित करा देना कि तुम हिंदू हो तो मुसलमान हो जाओ, मुसलमान हो तो हिंदू हो जाओ, ऐसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। उसकी इच्छा है तो कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब इस पर कार्रवाई हो सकती है। ये ना करके आप अपने धर्म का प्रचार करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपने हिसाब से पूजा पाठ करिए, जो भी करना है करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इससे अनुच्छेद 25 में है। ठीक, साथ ही साथ ये भी है कि अब अगर आप किसी ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं तो मत करिए, उसकी भी आज़ादी है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 26 क्या कह रहा है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, आप अपने धार्मिक कार्यों को अपने हिसाब से प्रबंधित करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस कभी कभी इसमें भी अपवाद देखेंगे आप, लोक व्यवस्था ठप नहीं होनी चाहिए कि आप अपना धार्मिक आयोजन कर रहे हैं और उससे कई सारी दिक्कतें हो रही हैं लोगों को। ठीक है,
लेकिन आप अनुच्छेद 26 याद रखेंगे कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है ये। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 27 क्या कह रहा है कि किसी धर्म की अभिवृद्धि में के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। यहाँ ध्यान से समझिए क्या कह रहा है कि बहुत सारे धार्मिक आयोजन होते हैं, उसमें कभी कभी कर लगाए जाते हैं, लोग अपने में ही लोग कहते हैं कि भाई अपना आप चंदा दीजिए एक तरह से, उसके बारे में भी स्वतंत्रता है। किस तरह की स्वतंत्रता? दो तरह की। एक तो ये भी हो सकता है कि भाई आप अपने हिसाब से शुल्क लगा रहे हैं, कोई दूसरा तय नहीं करेगा कि आप कितना लगाएंगे। एक ये भी हो सकता है कि हमारी मर्जी, हम दें चाहे ना दें, होता है ना। चंदे में कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि ये मैंडेटरी है कि आपको इतना चंदा देना ही है। अब कहीं अपवाद वहाँ भी हो सकता है, लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं होती। ठीक है, तो इसकी भी स्वतंत्रता है, और किसमें है? आर्टिकल 27 में। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 28 क्या कह रहा है जी? कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, एक चीज़ तो अब इस आर्टिकल जब अंदर पढ़ेंगे तो पहली बात यह है कि देखिए, सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, सिंपल सी बात है। लेकिन जहाँ पे धार्मिक शिक्षा दी जाती है वहाँ पे आप उपस्थित हो ना हो आपकी मर्जी है, कोई पकड़ के आपको ज़बरदस्ती नहीं लेकर जा सकता कि चलो तुम्हें करना ही है। इसकी भी स्वतंत्रता है। आगे बढ़ते हैं। अब पांचवा अधिकार क्या है जी? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। किसमें? अनुच्छेद 29 और 30 में। अनुच्छेद 29 और 30 किससे संबंधित हैं? संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार हैं। ध्यान से देखिए, ये शब्द ध्यान पकड़िए, ये अल्पसंख्यक। उधर धर्म की स्वतंत्रता की बात हो रही थी, अल्पसंख्यक शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया था। यहाँ क्या है? अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा ये सरकार की जिम्मेदारी भी एक तरह से, अलग आर्टिकल एक है। यानी कि जो अल्पसंख्यक हैं वो अपने धर्म, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति की सुरक्षा कर सकते हैं अपने तरीके से। ठीक है, अपने तरीके का मतलब हिंसा नहीं, ठीक है, उसके लिए प्रयास कर सकते हैं, सरकार भी उनकी मदद करती है। ये बात है किस में? अनुच्छेद 29 में। और अनुच्छेद 31, एक मिनट, 31 शिक्षा संस्थान, यहाँ 30 होना चाहिए, 30 है, इसको ठीक कर दूंगा मैं। शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ठीक है, इसको मैं ठीक कर दूंगा देख के। शिक्षा संस्थान की स्थापना आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। किसकी बात हो रही है? अल्पसंख्यकों की बात हो रही है। ठीक है, इसका अधिकार है। इसमें भी आप देखेंगे, अंदर जाकर पढ़ेंगे तो कुछ सरकार फंड देती है, कुछ एकदम निजी होते हैं, उसमें क्या क्या प्रशासन को लेकर के प्रावधान होते हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है। इसको मैं ठीक कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे छठवें अधिकार की। ये क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। अब देखिए, ये जो अनुच्छेद 32 है, इसको लेकर के ना रिट वाला जो शब्द है वो मैंने पहले से एक्सप्लेन किया हुआ है। जो न्यायालय की बात हम कर रहे थे, कितने प्रकार के रिट होते हैं, वहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी। बस इतना यहाँ ध्यान रखिए कि मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है और आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? यही तो बात है ना जानने वाली, कैसे आपके मूल अधिकारों को वो ठीक से जो है रिस्टोर करे या फिर आपको अधिकार दिलाए, क्या करेगा? उसके लिए रिट जारी होता है, उसके बारे में हमने बात की है। यहाँ पे क्या है? परिवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार आर्टिकल 32 में है। बस इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। जितनी बातें हुई हैं उसके आधार पे अभी सोचना शुरू करिए। ये कंप्लीट नहीं है, मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि बस इतना ही है, इतने में से आ जाएगा, नहीं। ये तो कोर है, इससे तो आएगा ही आएगा, लेकिन इसके आधार पर जो आप सोचेंगे, जब प्रश्नों को हल करेंगे तो आपको और कई सारी चीज़ें मिलेंगी जिनको आपको तैयार करना है। ठीक है जी, तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अच्छे से तैयारी करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।